वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 की बायो में आज हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। माइटोसिस जो है वो डिवीजन फेज की सब फेज है। प्रीवियस लेक्चर में हम सेल साइकिल को डिस्कस कर चुके हैं। सेल साइकिल को 2 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है इंटरफेज और सेकंड है डिवीजन फेज। इंटरफेज को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। डिवीजन फेज को फर्दर 2 टाइप्स में डिस्कस किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। यानी कि हमारे पास जो सेल होते हैं वो 2 तरह की डिवीजन कर सकते हैं, या तो वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे या फिर वो मियोसिस के थ्रू डिवीजन करेंगे। अब अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस की क्या है, तो माइटोसिस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है वेल्डर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब सेल डिवाइड होता है तो ड्यूरिंग डिवीजन जो न्यूक्लियस होता है वो सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है। उन सीरीज ऑफ चेंजेस को उन्होंने माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल जो है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाए, उन प्रोसेस को क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन को माइटोसिस कहा जाएगा। आइडेंटिकल का मतलब है कि हमारे पास सेम डॉटर सेल बनेंगे, यानी कि हमारे पास एक जैसे होंगी, उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पेरेंट सेल है, उसमें 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उन दोनों में क्या होंगे, 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब माइटोसिस कौन से सेल में होती है? माइटोसिस हैपेंस इन द सोमैटिक सेल्स, यानी कि बॉडी सेल्स। माइटोसिस जो है ये बॉडी सेल्स में होती है। माइटोसिस को जो है वो फर्दर 2 स्टेप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मीन न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वाइल द साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस को भी 4 स्टेप्स में 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन हमारे पास है प्रोफेज, सेकेंड फेज है मेटाफेज, थर्ड फेज है एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टेलोफेज। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। प्रोफेज हमारे पास फर्स्ट फेज है माइटोसिस का। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में चेंजेस आती हैं। हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको क्रोमैटिन मटेरियल या फिर क्रोमैटिन्स कहा जाता है। प्रोफेज में क्या होता है, ये क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं, फोल्ड होना शुरू कर देते हैं और क्या बनाते हैं, वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो हमारे पास प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस मौजूद होते हैं और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन। ये हमारे पास चेंजेस आ गई न्यूक्लियस में। अब साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस आती हैं? साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं सेंट्रियोल्स। वो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, वो सेंट्रियोल्स प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। इसके साथ साथ ये सेंट्रियोल जो है ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, सेंट्रियोल जो है ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। सेकेंड हमारे पास स्टेप है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो सेंट्रियोल है जो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, मेटाफेज में वो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं। अब सेंट्रियोल के साथ अटैच हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, यहाँ भी इस सेंट्रियोल के साथ भी मौजूद है स्पिंडल फाइबर्स और यहाँ भी मौजूद है स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, दोनों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं क्रोमोसोम्स को, यानी कि दोनों तरफ से अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ। और क्या बनाते हैं, हमारे पास एक प्लेट बनाते हैं जिसको मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। मेटाफेज प्लेट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स जो हमारे पास इक्वेटर में लाइन अप हो जाते हैं, वो हमारे पास सेंटर में इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं। तो क्या बनाते हैं, वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनता है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं और दोनों तरफ से वो अटैच होते हैं टू द स्पिंडल फाइबर्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर जो है जो दोनों तरफ से क्रोमोसोम्स को अटैच करते हैं, एनाफेज में वो क्या करते हैं, एनाफेज में जो ऑपोजिट स्पिंडल फाइबर्स है वो इन क्रोमोसोम्स को पुल करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जिसके रिजल्ट में क्या होता है, जिसके रिजल्ट में सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स हो जाते हैं और हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वो डॉटर क्रोमोसोम्स में, डॉटर क्रोमैटिन्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं
यहाँ पे ये हमारे पास स्प्लिट्स हो जाते हैं और हमारे पास डॉटर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। डॉटर क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, दोनों स्पिंडल फाइबर्स पे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। लेट मेनाफेज, हमारे पास जो एनाफेज है ये दो फेज है, एक है अर्ली एनाफेज और एक है लेट मेनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स क्या करता है, क्रोमैटिन्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करना, पुल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं। लेट एनाफेज में क्या होता है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, यानी कि ये पहले सेंटर में मौजूद होते हैं मेटाफेज में, एनाफेज में ये पोल्स की तरफ, एंड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होते हैं कि हमारे पास टीलोफेज जो है वो ऑपोजिट है प्रोफेज के, यानी कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट फेज होता है जिसको टीलोफेज कहा जाता है। टीलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाती है, यानी कि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर होती है, टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रीअपियर हो जाती है, वो दोबारा से बनना शुरू कर देती है। प्रोफेज में सेंट्रियोल के साथ स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जबकि टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो टीलोफेज क्या है, ये ऑपोजिट है एनाफेज के। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्म है वो इनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। अब टीलोफेज में क्या है, चूंकि क्रोमोसोम के इर्द हमारे पास बन गया न्यूक्लियर एनवेलप, तो हमारे पास टीलोफेज में 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियस बन जाते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ भी 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और यहाँ भी हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स हैं। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म जो है वो इनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप में हमारे पहले क्या होता है, प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज और लास्ट वन टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, इट इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर है। अब हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस है ये प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंट होता है। प्लांट्स एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन किस तरह से होती है कि एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म है ये इनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है और एक क्लीवेज बनाता है। ये क्लीवेज मजीद डीपन होता है, मजीद गहरा होता जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्लीवेज बनता है, जिसकी वजह से सेल जो है ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में हमारे पास सेल प्लेट बनते हैं। अब ये सेल प्लेट कहाँ से, सेल प्लेट बनते हैं जिसकी वजह से प्लांट सेल में हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई के दरमियान सेल प्लेट बनता है। अब ये सेल प्लेट कैसे बनता है, ये सेल प्लेट जो हमारे पास सेल में मौजूद ऑर्गेनेली गोल्जी बॉडीज से बनता है। गोल्जी बॉडीज़ क्या करती हैं, वेसिकल सिक्रीट करती हैं, ये वेसिकल सेल प्लेट बनाती है। ये सेल प्लेट क्या करती है, फ्यूजन करती है, जिसकी वजह से सेल जो है ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये था हमारे पास साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस हमारे पास 2 स्टेप में होता है, एक में होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें होती है न्यूक्लियस डिवीजन, और सेकंड हमारे पास है साइटोकाइनेसिस जिसमें होती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कि हमारे पास माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। सबसे पहले है ग्रोथ। माइटोसिस की ग्रोथ में क्या सिग्निफिकेंस है कि हमारे पास जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो करते हैं, जो कि डेवलपमेंट करते हैं, ये किसके थ्रू करते हैं, ये माइटोसिस के थ्रू करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो नए सेल बनते हैं या फिर जो सेल जो है ये इंक्रीज इन साइज होते हैं, जो बड़े होते हैं, ये किसके थ्रू होते हैं, ये माइटोसिस के थ्रू होते हैं। अगर माइटोसिस का प्रोसेस बॉडी में ना हो तो क्या हो, ना तो ग्रोथ की सेल हो, ना तो ग्रोथ की सेल हो, ना ही डेवलपमेंट हो, ना तो नए सेल बनेंगे और ना ही ग्रोथ होगी बॉडी में। तो जो बॉडी में जो ग्रोथ होती है ये किसकी वजह से है, ये माइटोसिस की वजह से है। सेकंड जो माइटोसिस की जो इंपॉर्टेंस है वो है रिपेयरिंग या फिर हीलिंग। हमारे पास जो डैमेज सेल जो रिपेयर होते हैं या जो ज़ख़म वगैरह है, जो उनकी जो हीलिंग होती है, जो ज़ख़म ठीक होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, ये भी माइटोसिस की वजह से होते हैं। हमारे बॉडी में हर घंटे में तकरीबन बिलियन सेल जो है वो ख़त्म होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। तो जो ख़त्म होते हैं उनकी जगह नए सेल्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। रीजनरेशन भी जो है ये भी माइटोसिस की वजह से है। रीजनरेशन में क्या होता है, हमारे पास न्यू सेल्स रीजनरेट होते हैं।
जो सेल डैमेज हो जाए या जो ख़त्म हो जाए वो हमारे पास रीजनरेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रीन्यूअल ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द वॉर्न आउट सेल्स और एंड टिश्यू। जो हमारे पास सेल जो डैमेज हो जाते हैं जो रीजनरेट हो जाए, जो दोबारा से बन जाए, बाय किसके थ्रू होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट द सेल एंड टिश्यू दैट आर ब्रोकन ड्यू टू द सर्टेन प्रोसेस सच एज नेक्रोसिस। हमारे बॉडी में सेल डेथ होती है जो कि एक्सीडेंटली भी हो सकती है और नेचुरली भी हो सकती है। उन सेल जो डेथ हो जाए तो जो सेल दोबारा से बनते हैं वो बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसी तरह जो हमारे पास अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाए, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो लॉस पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। जिस तरह की अगर लेज़र है, अगर लेज़र की टेल जो है वो काट दी जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट हो सकती है। किसके थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है ये भी हमारे पास माइटोसिस की वजह से होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग, ग्राफ्टिंग या फिर बर्डिंग। तो ये हमारे पास क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या है? ये भी माइटोसिस की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द बडिंग। बडिंग में क्या होता है? इसमें हमारे पास बॉडी सरफेस पे एक आउटग्रोथ निकल आती है जिसको बड कहा जाता है। ये बड क्या करता है? ये ग्रो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और ये ग्रो करता है और एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी किसके थ्रू होती है? ये भी माइटोसिस के थ्रू होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की। तो आज के लेक्चर में हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया और माइटोसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मियोसिस को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।